आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खेतों में संकट की आहट, खाद बीज और डीजल की किल्लत, भड़के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, जिला कार्यालय में सौंपा तीखा ज्ञापन। ओटीपी सिस्टम पर सरकार का ब्रेक, अब अंगूठा बताएगा आपकी पहचान, राशन लेने खुद पहुंचना होगा दुकान, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। आपातकाल की बरसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सरकार की नीतियों पर तीखे आरोप, नेताओं की गिरफ्तारी और मीडिया सेंसरशिप का जिक्र। दक्ष ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित, लगभग 300 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हुए शामिल, एसपी ने पुलिसकर्मियों से किया सीधा संवाद। रेंज स्तरीय कार्यशाला आयोजित, पीड़िताओं के प्रति संवेदनशीलता पर दिया गया जोर, आईजी ने प्रभावी विवेचना पर किया मार्गदर्शन। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद हर गरीब को पक्की छत देना है, लेकिन राजनांदगांव जिले के डीला पहाड़ी गांव से जो तस्वीर सामने आई है वह इस दावे पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। दरअसल एक गरीब महिला जो सालों से अपने परिवार के लिए पक्के मकान की आस लगाए बैठी थी, आखिरकार सिस्टम से इतनी निराश हो गई कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि पात्र होने के बावजूद उसका नाम आवास सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि दूसरे लोगों को योजना का लाभ मिलता रहा। महिला ने ग्राम पंचायत के सरपंच पर पक्षपात और अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटाए, आवेदन दिए, शिकायतें की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला। कच्चे मकान में रहने की मजबूरी, आर्थिक तंगी और लगातार उपेक्षा ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते परिजनों और ग्रामीणों ने उसे बचा लिया और अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलता तो शायद यह नौबत नहीं आती। अब लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक गरीब महिला को अपने हक की छत मांगने के लिए मौत का रास्ता क्यों चुनना पड़ा? क्या सरकारी योजनाएं वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, या फिर कहीं ना कहीं व्यवस्था की दीवारें ही गरीबों के सपनों को कुचल रही है? आज 24 तारीख के हमारे गांव डीला पहाड़ी में आज ग्राम सभा रखे गिरी से मैं ग्राम सभा में गए हाँ। हमारे गांव डीला पहाड़ी में 265 घर के आवास आए हैं। मोर आवास सूची में नाम नहीं है। मैं सरपंच ले पूछे मोर ले पिछू आए हैं, जिन अभी 4 साल हो है बहू बन के आए तिखर आवास आ गए हैं। मोर आवेदन में इसे का गलती है? मोला 30 साल हो गए डीला पहाड़ी में ससुराल आए, आज तक मोर आवेदन के काबर पास नहीं हुए, मोला आवास का बन नहीं मिले। मैं अब जानकारी लेना चाहते हैं, बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रहे हूँ। मैं कलेक्टर भी चल रहे हूँ, कलेक्टर ऑफिस भी जा चुके हैं। कलेक्टर ऑफिस जात हो, जनपद जाके थे, जनपद जात हो तो डीला पहाड़ी सरपंच जाने की थे। मैं हर कोई आवेदन दे चुके हैं, अभी तक मोर कर नहीं मैं 400-500 पावती हुई। मैं अभी 15-20 साल से सिर्फ और सिर्फ आवास के लिए अपन आवेदन दे था। पेट्रोल का रेट सस्ता है, ज़्यादा हो गया पेट्रोल देश में, इस कारण पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हैं। बोले पेट्रोल छीनने के बाद 2-3 लोग ऐसे हैं, पंच सरपंच जो भी नेतागिरी में थे, पेट्रोल सस्ता हो गया इस कारण वेस्ट कर रहे हैं। पेट्रोल के छीन के सब नौटंकी है, ये लोग बोलते हैं नौटंकी करने आए थे यहाँ बोलते है भैया। वही सब पब्लिक था, सब बोलते क्या समझ नहीं आया। मेरी बहन वहाँ थी, मेरी बहन अकेले है थाना में, मेरी बहन अकेले है ना कमेंट कर रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता इस कारण पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हैं, छीनते कर। मेरी बहन अकेले है, मेरी बहन अकेली है। इस तरीके की न्याय चाह रहे सर, जो भी है जैसा भी है। देखो आप तो पहले बात की अच्छे से सर्वे करो, सर्वे गलत तरीके से हुआ है। 1, 2, 3 लाइन से घर है, एक घर हुआ, तीसरा घर हुआ, दूसरा नंबर घर को लोग छोड़ दिए। तो ऐसा सर्वे थोड़ी होता है। जिसके घर में 2 एकड़ जमीन है उसके घर आवास आ रहा है, जिसके घर में 5 डिसमिल जमीन है उसके घर आवास नहीं आ रहा। राजनांदगांव में खरीफ सीजन के बीच किसानों की परेशानियां अब प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं गुजरात प्रभारी निखिल द्विवेदी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिले में खाद, बीज, यूरिया और कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले डीजल, पेट्रोल की गंभीर किल्लत पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। किसान अपने खेत पर खेती किसानी का काम करता है और जरा सोचिए कि जब वो खेती किसानी कर रहा हो तब उसके ट्रैक्टर पर, उसके जो किसानी करने वाली जो गाड़ी है उस पर अगर डीजल ख़त्म हो जाए
तो ऐसे विकट परिस्थितियों में किसान क्या ही कर सकते हैं। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी जो है उनके लोग आज जिला कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं और कुछ मांग कर रहे हैं। किसानों की समस्या सिर्फ कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि कतारों में घंटों इंतजार और खाली हाथ लौटने की मजबूरी तक पहुंच गई है। सहकारी समितियों और विक्रय केंद्रों में पर्याप्त स्टॉक न होने से खेती का काम प्रभावित हो रहा है, जिससे समय पर बोवनी और सिंचाई दोनों पर असर पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों द्वारा किसानों को केन या ड्रम में डीजल पेट्रोल देने से इनकार किया जा रहा है, जिससे ट्रैक्टर और पंप सेट जैसे कृषि उपकरणों का संचालन बाधित हो रहा है। खेतों में जरूरी काम रुकने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। युवा कांग्रेस ने यह भी आशंका जताई है कि खाद और बीज की आपूर्ति व्यवस्था में कहीं न कहीं कालाबाजारी और कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिशें हो रही है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि कृषि इनपुट्स की निर्बाध उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और खेती का काम समय पर पूरा हो सके। आज हम लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्टर साहब लीव पर हैं, तो एडीएम से चर्चा हुई। एडीएम साहब से ये चर्चा हुई कि जो किसान है वो इतना परेशान है। एक तरफ ट्रिपल इंजन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सरकार बताती है, दूसरी तरफ किसानों को खाद बीज तक नहीं दे पा रही है। अब राजनांदगांव में पेट्रोल पंप वाले डीजल पेट्रोल देने से भी किसानों को मना कर दे रहे हैं। कारण ये है कि उनको कहा जा रहा है कि डब्बे में डीजल नहीं दिया जाएगा, आप अपना ट्रैक्टर लेके आइए, जो पॉसिबल नहीं है। एक किसान जो 20 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर खेत में जाके अपने ट्रैक्टर से मताई कर रहा है, वो ट्रैक्टर लेकर कैसे पेट्रोल पंप पहुंचेगा? हमेशा से डब्बे में ले जाकर ट्रैक्टर में डीजल डालता है। तो अब डीजल देने से भी ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, ट्रिपल डीजल भी नहीं दिला पा रही है। इसके विरोध स्वरूप आज हम लोग आए थे। जल्द हमारी बात नहीं मानी गई, किसानों की जो मांग है उसको नहीं माना गया, तो ट्रैक्टर लेके बड़ा प्रदर्शन कलेक्ट्रेट परिसर में करेंगे। हमारा विषय ये है कि कल मैं खुद स्वयं एक किसान हूँ, मैं खुद स्वयं डीजल लेने गया था डब्बे में, जहाँ 3 से 4 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ में डीजल नहीं दिया गया। हमारी मांग ये है कि किसानों को डीजल दिया जाए। जो किसान आज खेती कर रहा है और जो ट्रैक्टर आज मताई का समय है, जो ट्रैक्टर खेतों में पड़ा रहता है, खड़े रहता है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हम वो ट्रैक्टर को लेके डीजल लेने हम शहर आए हैं। हमारा यही मांग है कि डिब्बे में डीजल दिया जाए, जो कि सरकार दे नहीं पा रही है, ना ही प्रशासन दे पा रहा है। इसके संबंध में अभी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कुछ खाद बीज और खेती किसानी के लिए जो है पेट्रोल डिब्बे में नहीं दिए जाने की जो है जानकारी दी गई है। इस संबंध में हम चर्चा करेंगे और जो भी इसका निराकरण हो सकता है निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ा बदलाव। अब मोबाइल पर आने वाला ओटीपी नहीं, बल्कि आपका अंगूठा ही तय करेगा कि आपको राशन मिलेगा या नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि अब राशन की कालाबाजारी और फर्जी उठाव पर पूरी तरह रोक लगेगी। राशन दुकान पर अब सिर्फ कार्ड दिखाने या ओटीपी बताने से काम नहीं चलेगा। जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, उन्हें खुद दुकान पहुंचकर बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाना होगा। अंगूठे का मिलान होते ही राशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें, खाद्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई जगहों पर मोबाइल पर आए ओटीपी का गलत इस्तेमाल कर राशन उठाया जा रहा था। कई मामलों में हितग्राहियों को पता भी नहीं चलता था और उनके हिस्से का अनाज बाजार में बेच दिया जाता था। यानी सरकारी अनाज की चोरी का नया तरीका बन गया था ओटीपी। कार्ड धारक घर पर और राशन कोई दूसरा ले जा रहा था। विभाग की जांच में ऐसे कई मामले सामने आए, जिसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। हालांकि सरकार ने कुछ वर्गों को राहत भी दी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग, एकल निराश्रित और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के मामलों में विशेष परिस्थितियों में ओटीपी की सुविधा दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी तय नियमों का पालन करना होगा। खाद्य विभाग ने राशन दुकानदारों को भी साफ चेतावनी दी है। ओटीपी के माध्यम से कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता था कि लोग कोई हितग्राही ना आके स्वयं कोई और उसकी ओटीपी से राशन उठा सकता था, लेकिन अब उसकी जगह पे जो पहल हुई है कि बायोमेट्रिक के थ्रू राशन मिलेगा, ये बहुत अच्छी पहल है। इससे हितग्राही स्वयं उपस्थित होकर अपना राशन ले पाएगा। ये बहुत अच्छी योजना या बहुत अच्छी सोच है सरकार की। और शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि ओटीपी से अब राशन नहीं देना है, बायोमेट्रिक फिंगर से ही राशन हितग्राही को देना है। इससे हितग्राहियों को क्या लाभ है? हितग्राहियों को अब स्वयं को आना पड़ेगा फिंगरप्रिंट लगाने। पहले कोई बाहर गया है, कोई नौकरी में गया है,
तो उसके घर वाले OTP बता के उसके घर वाले लोग ले जाते थे। अब वो नहीं होगा, बायोमेट्रिक फिंगर लगाने के बाद ही राशन दिया जा रहा है। इसमें OTP के माध्यम से वितरण में दुरुपयोग हो रहा था कि जिनमें आवश्यकता नहीं था उन कार्डों में भी OTP के माध्यम से वितरण किया जा रहा था। इसलिए शासन ने निर्देश जारी किया है कि अब जो है केवल बायोमेट्रिक के माध्यम से ही वितरण किया जाएगा। जरूर उसमें कुछ लोगों को छूट प्राप्त हुआ है। उसमें शासन के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि यदि कार्ड में सभी सदस्य जो हैं 60 वर्ष से अधिक है और उनका थंब इम्प्रेशन नहीं आ पा रहा है, तो उस स्थिति में या तो नॉमिनी के माध्यम से राशन ले सकते हैं या फिर वो जो है OTP के माध्यम से राशन ले सकते हैं। सर, यही राशन दुकान संचालकों को भी निर्देशित किया गया है, कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है जी। इसमें कोई भी इसको अनावश्यक दुरुपयोग करने के नियत से इसमें कोई भी दुकानदार इस OTP के माध्यम से वितरण करेगा तो उसमें निश्चित तौर पे शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव पुलिस ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के काम को अधिक प्रभावी, अनुशासित और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए दक्ष ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 300 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने पुलिस कर्मियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने पुलिस सेवा में आने वाली चुनौतियों, मानसिक तनाव और काम के दौरान होने वाली समस्याओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी लापरवाहियां और नियमों की अनदेखी से कई बार बड़ी कार्रवाई जैसे विभागीय जांच, लाइन अटैचमेंट या निलंबन तक की स्थिति बन सकती है। एसपी ने पुलिस कर्मियों को अनुशासन, संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समय पर काम करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखने पर जोर दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने विचार और समस्याएं रखने का भी मौका दिया गया। इस दौरान कई सुझाव सामने आए जिन पर प्रश्नोत्तर सत्रों में चर्चा हुई। अच्छे सुझाव देने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित कर सम्मानित भी किया गया। राजनांदगांव के थाना बसंतपुर पुलिस ने नगर निगम कर्मचारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसे तकनीकी साक्ष्यों की मदद से रायपुर से पकड़ा गया। आरोपी योगेश्वर पांडे उर्फ सोनू पांडे ने खुद को नगर निगम राजनांदगांव का कर्मचारी बताकर लोगों को झांसे में लिया। उसने दावा किया कि उसकी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अच्छी पहचान है और वह अटल आवास तथा हाउसिंग बोर्ड में मकान दिला सकता है। इसी भरोसे में लेकर उसने प्रार्थी सहित कई लोगों से कुल 8,17,000 रुपए ले लिए और धोखाधड़ी की। पीड़ित की शिकायत पर थाना बसंतपुर में अपराध दर्ज किया गया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में विशेष टीम बनाई गई और निरीक्षक एमएन साहू के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की विवेचना में गुणवत्ता सुधार और प्रकरणों के तत्काल एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजनांदगांव रेंज आईजी बालाजी राव के निर्देशन में रेंज स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में रेंज के अंतर्गत आने वाले विभिन्न थानों एवं इकाइयों के में पदस्थ महिला विवेचकों एवं कर्मचारियों को महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की विवेचना में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रियाओं, साक्ष्य संकलन की तकनीकों, पीड़िता के प्रति संवेदनशील व्यवहार और वैज्ञानिक साक्ष्यों के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों से संबंधित जिज्ञासाओं एवं व्यवहारिक समस्याओं पर चर्चा की गई, जिनका विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए ऐसे प्रकरणों में संवेदनशील, निष्पक्ष एवं प्रभावी विवेचना पर विशेष बल दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम के समापन अवसर पर आईजी द्वारा मानव तस्करी सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित जानकारी प्रदान की गई। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की बरसी के अवसर पर बुधवार को राजनांदगांव स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान आपातकाल के 21 महीनों के दौर को याद करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों पर तीखी टिप्पणी की गई।
प्रेस वार्ता को सीजीएमएससी से जुड़े एक मंत्री दीपक मास्के ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था, जिसमें नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था और देश में चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी सहित अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। साथ ही मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और कई पत्रकारों को मीसा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। दीपक मास्के ने कहा कि आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह दबा दिया गया था, अखबारों पर प्रतिबंध लगाए गए और संचार माध्यमों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि आज भी आपातकाल जैसी मानसिकता रखने वाले तत्व सक्रिय है, इसलिए नागरिकों को लोकतंत्र के प्रति सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता की जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। जो प्रेस वार्ता के विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, वो मीसाबंदी और इमरजेंसी जो 1975 के बाद लगी थी, उसके दिन को याद करते हुए, उस समय इस धारा 352 इमरजेंसी का जो दुरुपयोग हुआ था और किस तरह जनता ने कष्ट भोगा था, किस तरह मीसाबंदियों को जेल में ठूस कर उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए थे, उन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया। और मूल्य उद्देश्य यह था कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार इसलिए प्रस्तुत किए जाते हैं प्रतिवर्ष कि जनता तक उस सब चीज़ों थी और उस समय की घटनाएं, उस समय के हमारे जो प्रमुख लोग थे उनको आज हम लोग ने याद किया है और उस समय की घटनाओं और किस तरह हमारे चारों स्तंभ को हिला दिया गया था। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम विद्यालय सालेवारा में शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास और गरिमा में वातावरण में आयोजित किया गया। विद्यालय परिसर नव प्रवेशी विद्यार्थियों की मुस्कान, अभिभावकों के उत्साह और सम्मान समारोह की गरिमा से सराबोर रहा। कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 1 से 12वीं तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 11वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट अंकों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं हिंदी माध्यम में कक्षा 9वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस अवसर पर नव प्रवेशी विद्यार्थियों का गुलाल लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी वितरित की गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में पालकगण उपस्थित रहे। छुईखदान विकास खंड के संकुल संडी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पंडरिया में शिक्षा और सहभागिता का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां प्रधान पाठिका शिवांगी पशीने के नेतृत्व में अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम के तहत द्वितीय ऑनलाइन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे 9 मूल्यांकन काउंटर लगाए गए। लेकिन इस मेले की सबसे खास बात रही बच्चों की पढ़ाई का हिसाब अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी जिम्मेदारी खुद माताओं ने संभाली। कार्यक्रम में माताओं ने आगे आकर संस्था को प्रमुख सपोर्ट कार्ड सौंपे, जिनमें बच्चों की वर्तमान सीखने की स्थिति, भाषा कौशल और गणितीय समझ का खुला आकलन दर्ज था। माताओं ने न सिर्फ बच्चों की मौजूदा प्रगति साझा की, बल्कि नए प्रवेशी बच्चों की शुरुआती सीखने की क्षमता और व्यवहारिक कौशल की जानकारी भी विद्यालय को दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने माताओं की सहभागिता को बच्चों के सर्वांगीण विकास की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए आभार व्यक्त किया। केसीजी जिले में पशु तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गातापार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर 4 मवेशियों को मुक्त कराया है। आरोपियों के कब्जे से एक पिकअप वाहन, एक कार और मोबाइल फोन सहित करीब 19,93,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 जून को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग 3 भैंस और एक पड़वा को पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक भरकर महाराष्ट्र की ओर कत्लेखाने ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर गातापार पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी कर वाहन को रोका। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मवेशियों को रस्सियों से बांधकर अमानवीय तरीके से बिना चारा पानी के वाहन में ले जाया जा रहा था। पूछताछ में पिकअप सवार आरोपियों की पहचान गुलशन साहू एवं रेयन कुमार बघेल के रूप में हुई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूरे परिवहन का संचालन आगे चल रही एक ब्रेजा कार से किया जा रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ब्रेजा कार चालक टिकम वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और पशु तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
जिला मुख्यालय पिपरिया स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आपातकाल की बरसी पर आयोजित पत्रकार वार्ता में इस ऐतिहासिक दौर को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल ने 1975 में लगे आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे कठोर अध्याय बताते हुए कहा कि इस दौरान नागरिक अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए और प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो गई। डॉक्टर बघेल ने कहा कि 25 जून 1975 को लागू आपातकाल ने देश की राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गहरा प्रभाव डाला, जिसे आज भी चेतावनी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि उस समय हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। कार्यक्रम में इस ऐतिहासिक घटना को लेकर चर्चा के दौरान यह भी कहा गया कि आपातकाल केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह समाज और नागरिक अधिकारों की परीक्षा का दौर भी था, जिसने देश में लोकतंत्र की मजबूती और जनचेतना को नई दिशा दी। भाजपा नेताओं ने इस मौके पर लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस इतिहास की ऐसी घटनाएं भविष्य के लिए सबक के रूप में देखी जानी चाहिए। कल यानी कि 25 जून को इमरजेंसी काल लागू किया गया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जिसे भाजपा काला दिवस के रूप में मनाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञात रहे कि किस प्रकार इंदिरा काल में कांग्रेसियों के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई थी, न्यायपालिका की निष्पक्षता को भी ख़त्म कर दिया गया था, पत्रकारों की आवाज़ को दबाने के प्रयास किया गया था, अन्य दल के नेताओं के साथ किस प्रकार बदसलूकी की गई थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता को बरकरार रखने के लिए। डोंगरगढ़ में विकास कार्यों को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित परिक्रमा पथ निर्माण को रद्द करने और लंबे समय से अटके बाईपास प्रोजेक्ट को तुरंत शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि धार्मिक स्थलों को जोड़ने के नाम पर बन रहा परिक्रमा पथ जरूरत से ज्यादा और संदिग्ध प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट है, जिससे शहर को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। आरोप है कि इस योजना से कृषि भूमि प्रभावित हो रही है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने जोर देकर कहा कि शहर की असली समस्या भारी वाहनों का दबाव है, जिससे डोंगरगढ़ में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई दुर्घटनाओं में जान जाने का भी दावा किया गया है। इसी वजह से बाईपास सड़क को तत्काल जरूरत बताया गया है। कांग्रेस ने प्रशासन से यह भी मांग रखी है कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों की शहर में एंट्री रोकी जाए और इंडियन गैस एजेंसी, हाई स्कूल चौक और थाना चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थायी ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाए। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 30 जून को मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल अब नजर प्रशासन पर टिकी है कि वह परिक्रमा पथ और बाईपास के इस टकराव में क्या फैसला लेता है। विकास की दो राहें और बीच में फंसा डोंगरगढ़ का ट्रैफिक। आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य था ज्ञापन देना। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है कि पीडब्ल्यूडी का 2 काम, एक परिक्रमा पथ का बनना और दूसरा बाईपास का कैंसल होना, ये दोनों के विषय में हम लोग आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे। सबसे पहले बात यह है कि परिक्रमा पथ का निर्माण बहुत जोरों से चल रहा है, जिसकी शहर को आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ रसूखदार लोगों को लाभ दिलाने के लिए परिक्रमा पथ का निर्माण किया जा रहा है और परिक्रमा पथ को ऐसे मोड़कर बनाया जा रहा है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रसूखदार लोगों को लाभ मिल सके, चाहे मुआवजा के रूप में हो, चाहे उनके जमीन की कीमत को बढ़ाने के रूप में हो। उसी परिप्रेक्ष्य में आज कई वर्ष से डोंगरगढ़ शहर में बाईपास की महती मांग है, एक अनिवार्य आवश्यकता है। बाईपास को प्रशासन के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। इस वर्ष के बजट में बाईपास को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसके कारण डोंगरगढ़ में पिछले 2 साल में लगभग मुख्य मार्ग में 10 मौतें हो चुकी है और कम से कम 50 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अभी कुछ लोग जो ज्ञापन दिए हैं उसमें शहर के अंदर भारी वाहन जो उसका प्रवेश जो होता है उसको प्रतिबंध लगाने के लिए उनका विशेष रूप से मांग कर रहे हैं और दूसरा है कि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करें। ये 2 मांगे उन्होंने विशेष रूप से यहाँ पर रखा है। बाकी परिक्रमा पथ तो शासन का निर्णय है ना, उसमें जो काम जारी है उसमें, और बाकी ये 2 इनकी मांगे जो मुख्य रूप से ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था और शहर में भारी वाहन का प्रवेश निषेध किया जाए, ये इन्होंने मांग रखा है।
ओमान तट के पास अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नाविकों की दुखद मौत पर विरोध जताते हुए राजनांदगांव में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ओमान में हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मंच ने मांग की है कि भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए और दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाए। ज्ञापन सौंपते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि निर्दोष भारतीयों की हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि देश की अस्मिता से जुड़ा विषय है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा विगत दिन अमेरिका में के ओमान शहर में जो 3 भारतीय नाविकों की निर्मम हत्या किया गया, जिसको लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग किया गया राष्ट्रपति महोदय से कि यहाँ अमेरिका में जब भारतीय नागरिक रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक निश्चित ध्यान रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम एक संदेश भेजे और अमेरिका के देश में जहाँ भारतीय है उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे। इस बात को लेकर आज स्वदेशी मंच के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।